सर हमारे स्कूल में चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्लो ऑफ, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ सप्लाई का जो कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड। क्यों? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। ओके, तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड का जो स्लोप निकालते थे वो कैसे निकालते थे? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। स्लोप, हाँ, इसका भी सेम फॉर्मूला है, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। उसमें एक फॉर्मूला होता था कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी में एक आइटम नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी, तो एक चीज क्वांटिटी नेगेटिव होगी, या प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस नेगेटिव हो गया। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक चीज क्या थी? नेगेटिव, तो उसका आंसर नेगेटिव में आता था। अब इसमें अगर डेल्टा पी, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डेल्टा पी पॉजिटिव, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। और अगर दोनों घट रहे हैं तो डेल्टा बी क्या होगा? नेगेटिव, और डेल्टा क्यू क्या होगा? नेगेटिव, तब भी आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हमेशा क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। फर्क समझ में आया कि नहीं? डिमांड के उसमें एक नेगेटिव होता था तो इसके वो नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आ गया? इतना ही चेक कर लो। अगर प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी तो क्या आंसर आया? प्लस अपॉन प्लस, तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव। इसमें माइनस अपॉन माइनस, आंसर क्या है? प्लस। ठीक है, नोट करो इतना, मन में है तो बुक में भी कर सकते हो आप। ऑलवेज पॉजिटिव फ्लो होती है। और डेल्टा पी और क्यू निकालो तो आता है ना P1 माइनस P क्यू माइनस, तो मेडिकल में कर लोगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, सप्लाई ये क्या है? ये है लॉ ऑफ सप्लाई। बुक में मार्क करो। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, मिला कर्सिव राइटिंग में, एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। देखो जहां बुक में लिखा है ना डेफिनेशन, वाई एक्स लिखो, ताकि हर चीज को याद करने से पहले आपको खुद ही पता हो। अब assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहे हैं? हमने एक फ्लोचार्ट बना के दिया था, पहले में क्या था? प्राइस एक्स, बाकी अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स सारे के सारे कौन से? कांस्टेंट, मतलब अदर गुड्स का प्राइस, इनकम, ये कांस्टेंट। तो assumptions पढ़ लो 1 से लेके 5 तक। ये सब कुछ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, हिलना नहीं चाहिए जगह से। चलो, assumptions कह रहा है सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स सारे कांस्टेंट, वो टैक्सेशन वगैरह, सब्सिडी वगैरह क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, फिगर देख लो और एक टेबल देख लो, अपने बना लोगे। कुछ भी ले सकते हो, प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी क्या हो रही है? सप्लाई क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, तो सप्लाई कब कहाँ जा रहा है? अपवर्ड। सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके अंदर भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड में। 5 पॉइंट थे या 4 थे, इसमें सेम है, इसमें कुछ घटा नहीं। वो एक चैप्टर पूरा ही करता है, वो भी आएगा। It states a positive relationship between price and quantity। ये देखो रिलेशनशिप कैसा, डायरेक्ट है कि नहीं? पॉजिटिव है कि नहीं? डिमांड में क्या था? नेगेटिव, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, इसमें क्या है? दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है इसका? पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल दो या डायरेक्ट बोल दो, रिलेशनशिप किसमें होगा आपस में? प्राइस एंड क्वांटिटी में। और क्वांटिटी सप्लाई बोलूंगा कि सप्लाई बोलूंगा? क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस की वजह से। सेकंड है, इट इज अ क्वालिटेटिव। ये डिमांड के अंदर भी था कि नहीं था? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्यों? ये सिर्फ ये बता रहा है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस घटे सप्लाई घट जाएगा। कितना बढ़ेगा कितना ये नहीं बताता। वो कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। तो ये इसकी ना ड्रॉबैक भी है, एक डीमेरिट भी है बेसिकली, ये क्वांटिटी को लेता ही नहीं। It does not establish any proportional relationship between change in price and resultant change in quantity supplied। Basically ये quantity को क्या करता है?
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या हो गया, इग्नोर। इसमें दिया नहीं गया ना कितना बढ़ेगा, वो कौन लेता है, ईडी लेता है, ईएस लेता है। सर पर इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, वो ईएस तो होता है, मतलब जैसे एमआरएस एमआरटी जब हम पढ़ते थे वो मार्क में होता है। कितना प्राइस बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, डिमांड में तो जो डिमांड और सप्लाई का मार्जिन होता है वो ईएस तो होता है। पर वैसे डिमांड में तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है ना, और सप्लाई में भी होता है। अब देख मार्जिन क्या होता है, अगले से पिछला माइनस, तो P1 माइनस P डेल्टा P, Q1 माइनस Q डेल्टा। सर इसमें क्यों लिखा हुआ है डज नॉट एस्टैब्लिश प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप? हाँ तो ये तो कह रहा क्वांटिटेटिव नहीं हो रहा ना। तो जैसे आपका प्राइस बढ़ गया, मान ले डेल्टा P आया +4, ये 4 रुपए से प्राइस बढ़ा, क्या इससे तुमको पता लग जाएगा कि डिमांड कितनी बढ़ेगी? It does not establish proportional relationship. Change in price and resultant change in quantity. डेल्टा P और की वजह से डेल्टा Q कितना बड़ा हमें नहीं पता, ये तो डिमांड में भी लिखा है। आपने ईडी में था ना, ये कौन बताएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये तो फर्क है दोनों में। लॉ इज वन साइडेड, पता क्या वन साइडेड है, ये बताता है कि प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन ये नहीं बताता कि यहाँ से यहाँ तो जाता है, लेकिन अगर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी तो क्या प्राइस बढ़ेगा, हमें क्या पता बढ़ेगा, क्या पता क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ने से प्राइस पे क्या आएगा, ये बताता ही नहीं। तो लॉ ऐसे डिमांड के अंदर था, ये वन साइडेड जा रहा है, वापस में क्वांटिटी की वजह से प्राइस में क्या चेंजेस आएंगे ये नहीं पता। ठीक है, अब रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है जी, बात कर लो। पहला रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था सप्लाई तभी बढ़ती है जब प्रॉफिट बढ़ता ही कम होता है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। आपको रीजन बताना है कि लॉ ऑफ सप्लाई का रीजन क्या है, कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ी और प्राइस घटने से सप्लाई क्यों बढ़ी। तो पहला रीजन क्या है भाई, प्राइस बढ़ने से क्या बढ़ा। तो रीजन को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, कि प्राइस बढ़ा इस वजह से प्रॉफिट बढ़ा, जिस वजह से हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, ज्यादा बिजनेस बन क्यों कमा रहे हैं हम, बिजनेस बन के है ना, कंज्यूमर बन के आए नहीं सकते। सिमिलरली जब प्राइस घटा, एक बार रीड कर लेक्चर और ये शॉर्टकट बना के लिख लो, सेकंड रीजन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ। देखो हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, तो बहुत सारे लोग जो पहले कुछ और बना रहे थे अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रॉफिट बढ़ने से क्या हुआ, नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगी, तो सप्लाई क्या होगी। ये वहां भी था रीजन, तो उसमें भी था। और सिमिलरली डाउन में भी होगा, प्राइस घटा प्रॉफिट घटा, प्रॉफिट घटा तो फर्म्स छोड़ देंगी, होता ना कि अभी प्रॉफिट घटा तो फैक्ट्रियां बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगला है कि चेंज इन स्टॉक, अगर प्राइस बढ़ गया तो ज्यादा बेचोगे कि ज्यादा संभालोगे, हाँ लिखो, when the price of good increases the sellers are ready to supply more goods from their stock। तो प्राइस बढ़ेगा तो आप स्टॉक क्या करोगे, कम करोगे बढ़ाओगे, कम करोगे। तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ गया स्टॉक कम कर दोगे, सेल ज्यादा करोगे। और अगर प्राइस घट गया तो आप सेल कम करोगे और स्टॉक बढ़ाते रहोगे, कि जब से दोबारा बढ़ेगा दोबारा फिर बेच देंगे। ऐसा होता है कि बिजनेसमैन क्या करेगा, तो इस वजह से प्राइस, ये लॉ ऑफ सप्लाई बन रहा है। देखो सब में लॉ ऑफ सप्लाई आ रहा है, तो लॉ ऑफ सप्लाई का रीजन एक प्रॉफिट है, एक नंबर ऑफ, ये रीजन है आपके, पहला है प्रॉफिट, नंबर ऑफ फर्म्स और स्टॉक कंसेप्ट। ये तीन कंसेप्ट है, बुक में ऐसे छोटे छोटे बना लो ताकि समझ आए। ब्रेक कैप्चर पूरा नहीं बढ़ती और प्राइस घटे, सप्लाई नहीं घटती, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। की कैसी कौन से प्रोडक्ट होंगे या कौन से सिचुएशंस होंगे, कंडीशंस होगी जहां लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, फेल। ये क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। मतलब कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ती, प्राइस घटने से सप्लाई नहीं घटती, तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया। तो क्या है पहला, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस, सॉरी क्या कह रहा है, हाँ
फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन की प्राइस बढ़ना है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। आज प्राइस बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ना है, आज प्राइस क्या है, कुछ नहीं, चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज, लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगी, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन प्राइस बढ़ रहा है, आज मैं स्टॉक ज्यादा करूंगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है क्या, प्राइस चेंज है, सप्लाई फिर भी कम होगी। अगर फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कम होना है, कम होना है, आज प्राइस कितना है, सेम है, फ्यूचर में क्या होना है, यहाँ पे लिख दो, फ्यूचर में बढ़ना था या फ्यूचर में क्या होना है, कम। आज प्राइस कितना है, कुछ नहीं है, आप सप्लाई क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, भी फ्यूचर में कम होने वाला है, फटाफट से आज बेच दो, क्योंकि आज का प्राइस फ्यूचर से ज्यादा ही है। तो यहाँ पे प्राइस नो चेंज दिखा रहा है, फिर भी सप्लाई हिली, तो प्राइस की वजह से सप्लाई हिलने को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। या प्राइस नहीं हिला लेकिन सप्लाई हिली तो पहली एक्सेप्शन है, दैट इज नोन एज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बात करो, ये थोड़ा चीजें बनाए थे, अगर ये बनाता ना शब्द देखो लर्न नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट्स होते हैं। एग्रीकल्चर गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर गुड्स कौन से होते हैं, प्याज, टमाटर, सब्जियां, वीट, आटा, चावल, दालें, उसकी वो लॉ ऑफ सप्लाई को फेल क्यों कर जाते हैं। अगर तू किसान है, तूने प्याज बोया या तूने कनक बोई, आटा निकाल के रखा, और आज तू कह रहा है कि सर उसका प्राइस डाउन है, पानी में जाएगा, तू तो स्टॉक कर सकता है कनक, तो बेचना ही पड़ेगा, प्राइस डाउन है, चाहे हाई होगी, वो पड़े पड़े या तो गीली होकर खराब हो जाएगी, या कीड़ा लग जाएगा, या दीमक लग जाएगी, कितना सवाल लगेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर एग्रीकल्चर गुड्स, तो एग्रीकल्चर गुड्स प्राइस पे डिपेंड डू नॉट डिपेंड ऑन प्राइस, इसको हमको बेचना ही पड़ता है एज सून एज ये बन के तैयार है। इनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट इनको एमएसपी बेचती है। एमएसपी क्या होता है, इसी क्लास में आपको लास्ट पढ़ाया जाएगा। और आज तो किसान आंदोलन चल रहा है 10-11 महीने से एमएसपी के ऊपर, एमएसपी की एमएसपी आपको पढ़ाया जाएगा थोड़े दिनों बाद। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, सॉरी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ाया जाएगा लास्ट चैप्टर, प्राइस फ्लोरिंग कहते हैं, प्राइस सीने में प्राइस फ्लोरिंग। हम मोटा ये कौन के साथ हम बता कोई बता इसको पता नहीं होगा, आपको मैं करंट एग्जांपल देके जब भी पढ़ाऊंगा ये समझ आ गया। इसमें तो समझ आ गया ना, लॉ ऑफ सप्लाई फेल होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या प्राइस बढ़ गया तो क्या प्राइस डाउन हुआ तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं बेचूंगा, आपको बेचना ही पड़ेगा। ओके, तीसरा है व्हाट आर पेरिशेबल गुड्स, तो जल्दी खराब, प्याज, टमाटर, दूध, है ना, मक्खन, इनकी क्या ये भी डू नॉट डिपेंड ऑन प्राइस। आप ये नहीं कह सकते कि सर आज तो प्राइस डाउन है मैं कम बेचूं, नहीं, आपको तब भी बेचना पड़ेगा। ये कम प्राइस पे ज्यादा बेचे जाते हैं क्योंकि प्राइस पे डिपेंड, क्योंकि खराब हो जाएंगे ज्यादा रखोगे। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या प्याज का रेट था अगले हफ्ते डबल होने वाला, स्टोर कर लो, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरे को बेचना पड़ेगा। अगला है रेयर आर्टिकल्स, व्हाट आर रेयर आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मोनालिसा की पेंटिंग बोली है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, डायमंड, गोल्ड, है ना, ज्वेलरी, रेयर आर्टिकल्स, इसका प्राइस पे डिपेंड करेगा, कितना डिपेंड करता है। अगर जरा सा 1000 में महंगा होगा तो सस्ता होगा, रेट में नहीं, बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। ये उसकी बहुत इनइलास्टिक डिमांड होती है, आपको सप्लाई देखनी है, आप बिजनेसमैन बन गए। क्या डायमंड की सप्लाई, आज डायमंड का प्राइस में डबल कर दूं तो सप्लाई बढ़ा सकता है, मैं गोल्ड ही ले लेता हूँ, तू कंज्यूमर थोड़ी, डिमांड में सप्लाई बढ़ा रहा है, आज गोल्ड का प्राइस डबल कर दूंगा तो गोल्ड की सप्लाई बढ़ा सकता है, गोल्ड है ही कैसे बढ़ाऊं। तो इसका प्राइस मैं 5 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, क्या सप्लाई 5 टाइम्स बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी क्योंकि है ही। ये चीज जैगुआर कार है, बहुत महंगी कार है, आज का प्राइस मैं डबल कर दूं, मार्केट कह रही है प्राइस डबल कर दी, क्या मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूँ, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड या सॉरी जिसकी सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते या कम कर सकते क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, तो दे फेल द लॉ ऑफ सप्लाई। बार बार मैं कह रहा हूँ
आप कंज्यूमर बन के नहीं, बिजनेस बन के, प्रोफेशनल बन के सोचो। लास्ट क्या है जी, बैकवर्ड कंट्रीज। व्हाट आर बैकवर्ड कंट्रीज? जो अभी अंडर डेवलप्ड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्रीज, जिम्बाब्वे हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, केन्या हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश है। बैकवर्ड कंट्रीज के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ सकती है। तो उनके प्राइस पर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि डिमांड उनकी तो होगी नॉर्मल चीज की, और महंगाई यहाँ पे ज्यादा आ गई, क्योंकि वो बैकवर्ड कंट्रीज है, उनकी सप्लाई पूरी नहीं कर पाते। सप्लाई पूरी नहीं कर पाते, प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड तो नॉर्मल रहेगी, तो प्राइस बढ़ गया। लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से क्या सप्लाई बढ़ सकती है? क्योंकि वहां पे अच्छे रिसोर्सेज नहीं, अच्छी फैक्ट्रीज नहीं, अच्छी कैपिटल गुड्स अवेलेबल नहीं है। बैकवर्ड है ना कंट्रीज, कोल पेट्रोलियम नहीं है उनके पास, मशीनरी अच्छी नहीं है। तो बैकवर्ड कंट्रीज अगर जो भी होंगी, वो लॉ ऑफ, वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई थोड़ी दिन में इंडिया भी इसमें आ जाएगी। डेवलपिंग कंट्री को डेवलपिंग तो बनना चाहिए था, नहीं हो रहा ना, डिसइन्वेस्टमेंट हो ही जा रही है। प्राइस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, समझ गया? ये पांचों के पांचों समझ गए। तो अगला टॉपिक है जी, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया था, है ना? मैंने यहाँ पे कितने आइटम लिखी थी, एक फर्स्ट था प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, फिर 2 3 4 5, और यहाँ मार्केट में 5 6। सिर्फ इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट, और बाकी सब की वजह से क्या होता है, शिफ्ट। ठीक है, जितनी समझ आ गया? हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मतलब सप्लाई कर्व कहीं उठ के नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शिफ्ट होगा। पहले देखो, पहले क्या बनाएंगे, सप्लाई कर्व। ये बन गया सप्लाई कर्व, एसएस। ये आपकी क्या आ गई, प्राइस। ये क्या आ गई, क्वांटिटी सप्लाई, और ये क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, मूवमेंट का रीजन, फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या हुआ, चेंज इन प्राइस। प्राइस या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो प्राइस जब बढ़ेगा या कम होगा, चेंज इन प्राइस से क्या बोलेंगे, क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन सप्लाई नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई में बड़ा फर्क होता है। ठीक है जी। अब इसकी, अब प्राइस या तो बढ़ेगा या तो, अच्छा इसकी वजह से क्या हुआ, दो बातें हुई फिर से, मूवमेंट अलोंग लाइक, अब आएगी दो बातें। अगर तो प्राइस बढ़ा था तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर प्राइस घटा था तो सप्लाई क्या होगी, घटेगी। इसको हम क्या बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, चेक करेंगे। पहले प्राइस कितना था, क्यू कितना था, अब प्राइस क्या होगा, बढ़ना। तो प्राइस को क्या कर दूं, टेबल कर दूं, प्राइस यहाँ पे चला गया, बढ़ गया। अब सप्लाई चेक करो, Q1 आई, हमने तो निकाली, तो हमने निकाल के दी, Q क्या हुआ है, बढ़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। प्राइस बढ़ने से अगर सप्लाई भी बढ़ेगी, इट इज नोन एज एक्सपेंशन। ये कौन सा हुआ मूवमेंट, राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड, या अपवर्ड की डाउनवर्ड, कौन सा हुआ, ये अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ। और डिमांड में अपवर्ड पता क्या था, कॉन्ट्रैक्शन था, क्योंकि वो किधर आता, लेफ्ट लेफ्ट लेस होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। हाँ, इसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। क्या कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ाऊं, डाउनवर्ड। अगर मान लो प्राइस पहले इतना था, क्वांटिटी इतनी थी, प्राइस घटा, हो कम हो गया प्राइस वापस से। जब प्राइस घटा तो क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। इस प्राइस पे ये क्वांटिटी आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर डाउनवर्ड। ये डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ऑलरेडी ये डिमांड में सब कर रखा है आपने। ठीक है, और ये कुछ भी आपको नोट नहीं करना, आपको बुक में मार्क करना है। बेटा मूवमेंट की डेफिनेशन मार्क कर ले, अब तो अपने पास रिलेटिव आएगा तो सिलेक्टिव आएगा।
मूवमेंट की डेफिनेशन बात कर ले, मूवमेंट का कर्व बात कर ले, मूवमेंट के कर्व के साथ में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वो बात कर ले। नीचे का ये फ्लोजर मैंने बनाया ना, ये बनाओ नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे खाली एक्सपेंशन बना के दिखाया। अगर खाली एक्सपेंशन क्वेश्चन आता है तो एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिख दो कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, दैट इज एक्सपेंशन। रीजन क्या है? प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके बाद कर्व सेम रहेगा, सिर्फ राइटवर्ड मूवमेंट हो जाएगी या अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, दैट इज उसके करके दिखा देना। और कोई भी दो प्राइस मान लो, प्राइस एक 10 रुपए ले लो, एक 20 रुपए ले लो, तो क्वांटिटी एक 100 रुपए कर दो, इसको 200 रुपए हो गया, कुछ भी ले लो। और कर्व में आपको ये दिखाना नहीं होता, कर्व में सिर्फ ये दिखाना, समझ गए? सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन पूरा बात कर लिया, बता दूं, शिफ्ट पे आ जाऊं, जब इन पे डाउट है मूवमेंट में। नहीं। ये तो सारा सेम डिमांड है, कंसेप्ट है। डिमांड जिसको आता है उसको सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट किसकी वजह से होता है? चेंज इन प्राइस नहीं, चेंज इन अदर फैक्टर्स है ना। अगर प्राइस को क्या रखा गया? कांस्टेंट, और चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर में चेंज आया, उसकी वजह से क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, उसकी वजह से क्या होगा? आपका शिफ्ट होगा सप्लाई, क्योंकि प्राइस तो सेम है, अदर फैक्टर चेंज है ना, उसकी शिफ्ट फिर दो तरह का हो जाएगा आपका, चेक कर लेते हैं। ये सप्लाई का आ गया आपका, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है ना। किसी भी वजह से सप्लाई बढ़ गई, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स घटा दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स को घटा दिया, टैक्स घटाने से प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई क्या हो जाएगी? तो अगर टैक्स घटा और सप्लाई क्या होगी? बढ़ गई, तो इसमें प्राइस का रोल है क्या? प्राइस चेंज हुआ, सप्लाई तो भी बढ़ी लेकिन प्राइस क्या? नो चेंज। तो सप्लाई क्यू से Q1 चली, बट प्राइस क्या है? उतना ही, सेम प्राइस में मैं क्यू ले रहा था, अब सेम प्राइस में कितना ले रहा हूँ? Q1 ले रहा हूँ। सप्लाई का क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, तो S1 सिर्फ क्यू चेंज हुआ, प्राइस चेंज नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, और उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई। तो अगर सप्लाई, इसकी वजह से दो बातें होंगी, या तो इंक्रीज होगी सप्लाई या तो होगी डिक्रीज होगी सप्लाई, और इसको हम बोलते हैं फिर क्या? राइटवर्ड शिफ्ट। ये हो गया, मेरे को पेपर में कमेंट आता है वो आपकी मर्जी जितना बढ़ा के लिखा जाओ सब्जेक्टिव में मार्क्स मिलते हैं। तो भैया पिछले में क्या था? अगर सप्लाई इंक्रीज होगी प्राइस बढ़ने की वजह से, तो मूवमेंट होगी, एक्सपेंशन राइट साइड अपवर्ड। लेकिन यहाँ पे तो कोई मूवमेंट नहीं हुई, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही हिल गया। यहाँ पे सप्लाई कर्व ये है, ये आपका प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी, किसी वजह से सप्लाई कम हो रही है। मान लो किसी और गुड्स का प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बढ़ गया, किसी और गुड्स का प्राइस बढ़ गया, तो हम ज्यादा वो बनाएंगे कि ये बनाएंगे? वो बनाएंगे, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई ऑफ अदर गुड्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन सप्लाई, मेरा गुड्स तो एक्स था, मेरे गुड्स की सप्लाई क्या हो जाएगी? क्योंकि मैं अपने ना बना के ये वाली बनाऊंगा, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स बढ़ने से मेरे गुड्स की सप्लाई बढ़ गई। लेकिन क्या मेरे गुड्स का सप्लाई प्राइस पी ऑफ एक्स चेंज हुआ? पी ऑफ एक्स चेंज नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई क्या होगी? गिर गई। तो मेरा कर्व का चलेगा पीछे, तो ये क्यू एक्स की यहाँ क्यू से Q1 पे चला गया, क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, कम सप्लाई करो, पीछे जाऊंगा ना। तो लेकिन प्राइस तो सेम है, पहले इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, इट इज नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और इसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। फटाफट से बुक में आओ, मार्क कर लो और आज की क्लास खत्म है। शिफ्ट वगैरह, रीजन वगैरह सब कुछ मार्क कर लो, और आगे डिफरेंस लिखिए ना, मूवमेंट और शिफ्ट का डिफरेंस, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई का डिफरेंस, एक्सपेंशन इंक्रीज का डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज का डिफरेंस। ठीक है, बना के दिखाया भाई, ये तो करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पता क्या करो आप?
ये अलग अलग इंपॉर्टेंट है, टिक कर लें कि खाली अलग से क्वेश्चन आ गया आपको, अलग अलग इसलिए करना है कि क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करें, लेकिन मेन पता कहाँ देना है, लास्ट में आओ, ये देखो एक आपको दिया है लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड शिफ्ट सप्लाई का टॉपिक दिया है, लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड शिफ्ट, ये रहा राइट साइड, पेज नंबर है 9.19, ये सारे रीजंस बात करने हैं। अगर इसकी डिटेल आएगी तो कैसे लिखेगा, ऐसे, शिफ्ट तो वही है ना, डिटेल आएगी तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि खुद सोच पाए लेकिन ऐसे डिमांड सेम था। तो यहाँ पे आपका हाफ से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट है, इसमें सिर्फ रह गया प्राइस इलास्टिक सप्लाई, वो भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे ग्रेजुएट मॉडल में रह गया जब नहीं अभी 43 हो रहे ना, पूरे 7 बजे ज्वाइन करिए, ठीक है। ठीक है।